हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग बहुत कुछ आज सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और आप लोग इतने अच्छे से सीख जाइएगा इस टॉपिक को कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, जो भी क्लास आप लोग को दी जा रही है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दिया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो दिया गया है भारतीय संविधान में, इसे किस जगह पे स्थान दिया गया है और इसमें कितने तरह के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, जो भाग 3 है हमारे भारतीय संविधान में, कुल 22 भाग है, उनमें से जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार दिया गया, इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है दोस्तों, और मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है मैग्ना कार्टा, इसे आप लोग ध्यान देंगे कि मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो भारत जो हमारा मौलिक अधिकार है उसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और मैग्ना कार्टा वर्ड का मतलब क्या है, मैग्ना कार्टा जो शब्द लिखा गया है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है एक तरह का अधिकार पत्र। सबसे पहले मैग्ना कार्टा वर्ड जो है वो ब्रिटेन में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कर्मचारी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर जो काम कर रहे थे, उनके कुछ अधिकारों की बात की गई थी, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो हमारा ये भी अधिकार ही बतलाता है कि यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उन्हें क्या अधिकार हैं, तो इस अधिकार के बारे में बतलाता है, इसलिए से मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो हमारा भारतीय संविधान, जो मूल संविधान था, उसमें 7 तरह के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं कि किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। देखिए दोस्तों, जब संविधान, हमारा जो संविधान है, इसमें किसी भी चीज़ को जोड़ा जाता है या फिर हटाया जाता है, तो उसे हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 44वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978, ये ईयर भी आप लोगों को याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये हमारा पहले मौलिक अधिकार था, तो इसे हटाकर इसको हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो संपत्ति का अधिकार था ये अनुच्छेद 31 में ये वर्णित था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। जो संपत्ति का अधिकार था ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत दिया गया था। हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों हटा दिया गया। तो देखिए, इसमें मौलिक अधिकार जो होता है, इसे सर्वोच्च न्यायालय, साथ ही साथ जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि अगर हमारे मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार से अगर हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील दायर कर सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट ही सुनवाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिकार ऐसे अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता है। तो इस वजह से जब संपत्ति, आपका जैसे ज़मीन है वो आपकी संपत्ति हो गई, अगर वहाँ पे किसी सरकारी खजाने का अगर प्राप्त होता है, चाहे सड़क या फिर रेल की पटरी अगर बिछाई जानी है, तो ये आपका संपत्ति का अधिकार है, आप चाहे तो सरकार को नहीं दे सकते थे। तो इस तरह से जब इसमें प्रॉब्लम आने लगा, तब फिर इसे हटाकर संपत्ति का जो अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया, ताकि इसमें आसानी से हम कुछ हट जाना या फिर देकर उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान में तो आया, तो ये इसका कहीं ना कहीं तो पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हुआ था। तो चलिए हम लोग इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं। देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन,
आप लोग हिस्ट्री के क्लासों में पढ़िएगा आधुनिक भारत में कि कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिवेशन किया जाता था और ये अलग अलग जगहों पे किया जाता था। तो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। और इस मूल अधिकार की मांग करने का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इस मूल अधिकार को मांग के प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मूल अधिकार कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग को कुल हमारे संविधान में जो यहाँ भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। हम लोग इसे लाइन से देखते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार। अर्थ इसका क्या हुआ कि भारत में जितने भी नागरिक रह रहे हैं ये सभी समान हैं। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार और ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 23 से 24। शोषण का विरुद्ध अधिकार का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भारत में जो नागरिक रह रहे हैं इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता है। तो हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता है। चलिए अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया है। देखिए दोस्तों हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। हमारा देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं वो सभी अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जैसे कोई अगर हिंदू है तो वो अपने धर्म के हिसाब से वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हैं तो वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। कोई ईसाई है तो वो चर्च में जाकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें दिया गया है और ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। चलिए दोस्तों अगला जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और ये अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में इसके बारे में बात की गई है। अगला जो अधिकार है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये अनुच्छेद 32 में है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 29 से 30 और यहाँ पे डायरेक्ट आ गया अनुच्छेद 32। तो ये इसी में बीच में था संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत शामिल था, ठीक है दोस्तों। तो उससे आप लोगों ने पढ़ लिया कि उसे हटा दिया गया है। तो अब कुल जो मौलिक अधिकार है वो है 6। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके डिटेल में। चलिए यहाँ पे एक चीज़ इस पॉइंट को समझ जाइए कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है दोस्तों, इसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जितने भी अधिकार दिए गए उनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसे हम लोग याद करते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समता का अधिकार। समता का अधिकार को मैंने आप लोगों को बताया कि ये 14 से लेकर 18 के बीच में है। चलिए यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 है ये बात करता है विधि, अर्थात कानून के नज़र में जितने भी व्यक्ति हैं विधि के अनुसार सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। अर्थात कानूनी रूप से जितने भी व्यक्ति इस भारत देश में रह रहे हैं वो सभी क्या हैं? एक समान है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अनुच्छेद 15 जो है आर्टिकल 15, इस पर एक मूवी भी आई थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा। देखिए इसमें बात किया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई किसी भी जाति से हो, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का हो, पुरुष महिला किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, जन्म का स्थान, उसका जन्म कहीं पे भी हुआ, आप इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब ये अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन की बात करता है। लोक नियोजन का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी सरकारी एग्जाम के फॉर्म को भरते हैं तो आपको उसके में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, इसे आप लोग VVI कर लीजिए, क्योंकि
ये लगभग सारे एग्ज़ाम में ये सवाल अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन लगभग कितना बार भी पूछा गया होगा कि आप लोग अगर इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा तो लगभग आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये है अस्पृश्यता, ठीक है, अर्थात छुआछूत, छुआछूत का अंत। मतलब आप लोग देखते होंगे कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जाति के आधार पर छुआछूत को माना जाता था। तो आप इसमें क्या करेंगे कि छुआछूत का अंत करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, आप अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत इसमें बात किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अब ये अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों, ये है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे कि आप अपने नाम के आगे में राजा, रानी, महारानी इस तरह के वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की उपाधियों का क्या किया गया है, इसमें अंत किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया है और ये 19 से लेकर 22 तक में है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में इसके बारे में बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। सबसे पहला जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब यहाँ पे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों, इसके अंतर्गत भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अपने अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं। आप जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को आप अपने सामने रख सकते हैं, किसी के भी सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए सबसे पहला जो है वो है बोलने की स्वतंत्रता। आप अपने मन की बात को किसी के भी सामने बोल सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। मतलब अगर आप अपनी बातों को रख रहे हैं, बोल रहे हैं और कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जैसे कोई और भी लोग होंगे जिनकी बातों को नहीं सुना जा रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक जगह पे एकत्र हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ लिखा गया है ये कि आप हथियारों के बिना, मतलब आपके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए, अर्थात आप शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो वो इसी तरह से इसके अंतर्गत ही आता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं सभा बनाने की स्वतंत्रता। अगर आपका बात को नहीं सुना जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि सभा भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है आवागमन की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए कि आप झारखंड राज्य के हैं, ठीक है, तो अब आपको बिहार राज्य में जाकर बसना है, तो आप वहाँ पर भी जाके क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। चलिए अगला है रोजगार की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार के रोजगार को चुन सकते हैं, लेकिन वैसा रोजगार होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 जो है इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकारों की बात की गई है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आप अगर किसी भी प्रकार का अगर अपराध करते हैं तो जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और इसमें यह भी है कि अगर आप किसी भी अपराध को करते हैं तो आपको खुद के ऊपर क्या होगा कि आप अपने ही विरुद्ध क्या कर सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला जो है वो है अनुच्छेद 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें यह कहा गया दोस्तों कि आप अगर आपको कहीं घूमना फिरना, निजता का अधिकार, ये सभी को क्या किया गया है, इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा खाना, अच्छा पोषण वाला भोजन लेना, ये सभी क्या है, आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए वहीं अनुच्छेद 21। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है ये बाद में जोड़ा गया है संविधान में। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। माता पिता के द्वारा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है, यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके अंतर्गत दोस्तों ये है कि आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप अगर कोई गलती काम करते हैं, कोई अपराध करते हैं और अगर आपको गिरफ्तारी कर लिया जाता है, तो आप
कारण पूछ सकते हैं कि आपको किस कारण गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आप ये भी आपका ये सवाल कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद वकील को भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर डीएम के समक्ष क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात लिखा गया है कि आवागमन का जो समय है उसे जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का बलात् श्रम या फिर किसी भी मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं, या तो फिर उन्हें बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप देखेंगे तो शोषण किसका होता है, छोटे बच्चों का होता है, जो गरीब लोग हैं उनका शोषण होता है, उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है। तो इसी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, किसी से बेगारी नहीं करवा सकते हैं, किसी से बंधुआ मजदूरी का काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, और किसी से भी आप इस तरह का कार्य नहीं करवा सकते हैं जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। वहीं अगला जो अनुच्छेद 24 है दोस्तों, ये कहता है कि कारखानों या फिर किसी संकट वाले कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं करवाना। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका ये मतलब हो गया कि बच्चों से आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसे एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा कि मूल अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, इसमें हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था कि कौन कौन से अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला जो दोस्तों वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में, इसमें भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किस किस तरह की बातों को किया गया है। अब अगला जो था वो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार था। इसमें 23 और 24 के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 24 अनुच्छेद है इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। चलिए अगला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में इसके बारे में बात की गई है। अब चलिए दोस्तों इसमें डिटेल से देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं इनमें किन किन बातों को रखा गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने, आचरण करने की अधिकार है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। तो इसी के अंतर्गत इसमें यह अधिकार दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। अगला जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 26 है। इसके अंतर्गत किन बातों को रखा गया है? इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग अगर मंदिर में देखेंगे तो दान पेटी होती है, उसमें दान दक्षिणा दिया जाता है। तो इसमें ये बोला गया है कि आप धार्मिक कार्य को करने के लिए आप अपने प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, अर्थात मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपको अपना धार्मिक कार्य को किस तरह से चलाना है, किसमें कितने पैसों का खर्च करना है, ये सभी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आप पैसे जो जमा होते हैं उन्हें टैक्स से छूट दिया जाएगा, कुछ रियायत दी जाएगी। ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत इस बात को कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 28। इसमें ये बात को रखा गया है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मदरसा देखा होगा, गुरुकुल को देखा होगा, तो ये क्या है, इन्हीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इन सभी का निर्माण कराया जाता है। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं एवं धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों को खोला जाता है और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी देने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले मौलिक अधिकार को देखते हैं। हमारा अगला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 है। देखिए दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार है इसे अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या हो गया दोस्तों कि किसी भी बड़े आबादी में कोई छोटी सी आबादी की जनसंख्या का रहना, वो अल्पसंख्यक हो गया। तो वो जो अल्पसंख्यक यहाँ पे रह रहे हैं भारत देश के अंतर्गत, उन्हें भी मौलिक अधिकार दिया गया और ये अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिया गया। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए कार्य करना, जो अल्पसंख्यक लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके हित के लिए कार्य को करना है। अगला जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है दोस्तों वो है अनुच्छेद 30। इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं
वो अपने शिक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनमें ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड भी कार्यों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो मौलिक अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यहाँ पे जितने भी मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, जितने भी अनुच्छेद को आप लोगों ने यहाँ पे देखा है दोस्तों, ये सभी हमारे देश के नागरिकों के लिए। और इन मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो यहाँ पे देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितने भी अधिकार हमारा यहाँ पे दिया गया है, अगर इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाता है तो इसका उपचार, इसको ठीक कहाँ पे किया जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करके यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। देखिए दोस्तों, हमारा जो मौलिक अधिकार है इसमें किसी भी प्रकार का अगर हनन होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती हैं। और ये रीट कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, ये रीट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी, जिसे सर्वोच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीट जारी किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट को जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रीट क्यों जारी किया जाता है, ये रीट इसलिए जारी किया जाता है कि मौलिक अधिकार का जो हनन किया गया है उसकी जांच के हेतु। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 प्रकार की रीट क्या है। सबसे पहला जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला जो रीट है वो है परमादेश, उसके बाद है उत्प्रेषण, अगला है प्रतिषेध, और 5वां है अधिकार परीक्षा प्रलेख। चलिए हम लोग दोस्तों इसको देखते हैं। रीट को प्रलेख भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, उसे 24 घंटे के अंदर, ठीक है दोस्तों, बंदी उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही जज के सामने या फिर डीएम के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के भीतर डीएम या फिर जज के सामने प्रस्तुत करना है। क्यों प्रस्तुत करना है दोस्तों, क्योंकि अगर पुलिस के पास रहेगा तो उसे पिटाई भी मिल सकती है, इस वजह से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमादेश, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये आदेश दिया जाता है कि आप इस कार्य को नहीं करेंगे। मतलब ये परमादेश जो है दोस्तों, ये राज्यपाल या राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, ये सरकारी कर्मचारियों पे लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि आपको ये अधिकार, ये आदेश दिया जा रहा है कि इस कार्य को आपको करना है और ये कार्य आपके अंतर्गत ही किया जाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला जो है वो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत दोस्तों ये है कि अगर किसी भी फैसला को अगर हाई कोर्ट सुना देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जांच करता है और ये देखता है कि इस फैसले में कुछ गलती की गई है या फिर फैसला सही से दिया गया है या नहीं, तो उस फैसले को बदलने का कार्य ये इस उत्प्रेषण के अंतर्गत किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला है प्रतिषेध प्रलेख। इसके अंतर्गत जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है। देखिए अब हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट का मतलब, देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये बतलाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र, आपके अधिकार के अंतर्गत है या नहीं, तो इसे स्टे भी कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगर हाई कोर्ट ने किसी फैसला को दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसके फैसले को रोक सकता है। ठीक है, स्टे कर सकता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी फैसले को सुना दिया है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसके फैसले को रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए अधिकार परीक्षा प्रलेख, इसमें दोस्तों ये जांच किया जाता है कि जो व्यक्ति, ये अधिकतर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके विरुद्ध लाया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो वो उस पद पर सही तरीके से है या नहीं, इसकी जांच इस अधिकार परीक्षा प्रलेख के अंतर्गत किया जाता है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो आप इस कार्य को करने के आपका ये अधिकार है या नहीं है, इसकी जांच इसमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 प्रकार की जो रीट है इससे आप लोग समझ गए होंगे। इनको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किस प्रकार का नियम है। ठीक है, परमादेश के अंतर्गत क्या बताया गया है, उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या बताया गया है और प्रतिषेध प्रलेख के अंतर्गत क्या बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो
ये पांचों रीट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए, सबसे पहला जो है वो है मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ जो रीट बताया गया ये क्या है, संरक्षण देने के लिए ही तो बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार है उसे संरक्षण करना है, उसे सुरक्षा पहुँचाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जितने भी प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन सभी को क्या है, न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया गया है। और अगर इसका हनन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट जारी करके इसे सुधार सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला है सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दिया गया है। जो मौलिक अधिकार है इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दिया गया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है मूल अधिकार असीमित नहीं है, विभिन्न परिस्थितियों में इसे सीमित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत समझने वाला पॉइंट है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है हमें क्या है, जो भारतीय जो नागरिक हैं इन्हें जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि असीमित नहीं है, मतलब इसका कहने को ये सीमित इन्हें किया जा सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में इसे क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। इसको समझने के लिए आप लोग इस पॉइंट को समझिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। तो देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है देश में, तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आप लोगों ने इसे पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आया था। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, निरस्त हो जाएंगे। और ये सवाल एग्जाम में हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, जो मौलिक अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते, वो हमेशा बरकरार रहते हैं। वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसके अलावा जितने तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। आप उस वक्त ये डिमांड नहीं कर सकते कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। नहीं, ये आपके आपातकाल के दौरान खुद ही क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये समझने वाले पॉइंट हैं। ये सिर्फ लिखे गए हैं तो इन्हें लिख देने से कोई मतलब नहीं है, इनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए इन्हें तो टेम्परेरी रूप से क्या कर दिया गया, जब आपातकाल लगा तो इन्हें निरस्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इन्हें क्या है, परमानेंट तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम इसे संशोधन करके हटा भी सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके इसे मौलिक अधिकार से हमने क्या कर दिया, संपत्ति का अधिकार बना दिया। तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है। हमारे जो मौलिक अधिकार है वो अस्थायी नहीं है। इसे संसद के द्वारा, जो संसद है, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। तो संसद के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद बना हुआ है। तो देखिए, संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, जो अनुच्छेद 368 है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत बताई गई है। तो इसका प्रयोग करके, इसमें संशोधन करके कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग आगे नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कुछ पॉइंट छूट जाते हैं दोस्तों तो उसे हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इसमें कुछ पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय और प्लस विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इन सभी पॉइंट जो है ये छूटे हुए हैं अभी, तो इसे अगले क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।